मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार। आज आप सबका साइकोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ही मशहूर और प्रारंभिक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल। यह आज का टॉपिक मैं तैयार किया हूँ बीए थर्ड ऑनर्स पेपर 6 बी के लिए। हिंदी में इसे कहते हैं आवृत्ति वितरण के रूप में आंकड़ों का वर्गीकरण। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। मनोवैज्ञानिक शोध के फलस्वरूप प्राप्त आंकड़े अब वर्गीकृत होते हैं, जिनके आधार पर निष्कर्ष निकालना सांख्यिकीय रूप से बहुत कठिन होता है। इन्हें वर्गीकृत रूप प्रदान कर तालिका का स्वरूप दिया जाता है। इससे गणितीय निष्कर्ष निकालना काफी सरल, सहज और आसान बन जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत रूप देने का सर्वाधिक सरल, सहज और उपयोगी तरीका उन्हें आवृत्ति वितरण के रूप में सजाना है। यह आवृत्ति वितरण इन सभी बिखरे गणितीय अंकों को निश्चित अर्थ प्रदान करता है, जिससे उनमें सटीकता आती है और उनका स्वरूप सुव्यवस्थित बन जाता है। तात्पर्य है कि जब भी रिसर्च से कुछ भी आंकड़े, गणितीय आंकड़े मिलते हैं, वे अवर्गीकृत होते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में रहते हैं। कच्ची सामग्री होती है जिसका हम बिना पकाए हुए उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके पास चावल है, दाल है, सब्जी है, कच्ची सामग्री के रूप में है, लेकिन जब तक हम उसे पकाएंगे नहीं तब तक हम उसे खा नहीं सकते। अर्थात जब तक उसे हम सही रूप में नहीं लाएंगे तब तक हम खा नहीं सकते। वहीं चावल अगर कच्चा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, भात बनाकर खाएंगे तो हमें पौष्टिकता मिलेगी। कच्चा दाल खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, दाल सिझा कर खाएंगे तो पौष्टिकता, प्रोटीन मिलेगा। सब्जी कच्चा खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, वही सब्जी पका कर खाएंगे तो पौष्टिकता मिलेगी, हम ताकतवर बनेंगे। तो यह जो है, यही अवर्गीकृत और वर्गीकृत का ही अंतर होता है कि आंकड़े जब अवर्गीकृत होते हैं तब उसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। उसे व्यवहारिक अर्थ प्रदान करने के लिए ही उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं, जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह जो क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में होता है, आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में किया जाता है। और जब यही आंकड़ा फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में अरेंज हो जाता है तब उसका एक निश्चित अर्थ होता है और उस अर्थ के आधार पर हम जितने चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन वही डेटा जब अवर्गीकृत होता है तब हम उसके आधार पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यहाँ यह स्पष्ट दिमाग में बैठा लेना है कि रॉ मटेरियल में प्राप्त गणितीय आंकड़े को तालिका के रूप में सजाकर निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार करना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात जो भी अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उन्हें हम सांख्यिकीय नियमों के आधार पर फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में सजाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यह गणितीय निष्कर्ष निकालने का सबसे सरल, सहज और आसान तरीका है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसा तरीका है जो बिखरे गणितीय अंकों को निश्चितता प्रदान करता है, उन्हें सटीकता प्रदान करता है और उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित बनाता है।
अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में क्या। अवर्गीकृत आंकड़ों को सांख्यिकीय नियमों के अनुसार वर्गीकृत टेबल में सजाकर प्रस्तुत करना आवृत्ति वितरण कहलाता है। अर्थात जो अंकों की कच्ची सामग्री है उन्हें हम सांख्यिकीय नियमों के अनुसार वर्गीकृत टेबल में सजाते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्तुतिकरण को आवृत्ति वितरण कहा जाता है। आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका एक ही स्वरूप है, कच्चे सामग्री के रूप में प्राप्त अंकों को टेबल में सजाकर प्रस्तुत। अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सापेक्षिक आवृत्ति वितरण। यह डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें दो प्रकार के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से वर्गीकृत टेबल के रूप में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आनुपातिक आवृत्ति वितरण। इसमें निश्चित अनुपात में आंकड़ों को सजाकर आवृत्ति वितरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात प्रतिशत आवृत्ति वितरण। इसमें जो अंक होते हैं उन्हें प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करके प्रस्तुत किया। प्रतिशत का तात्पर्य होता है 100 के आलू, अर्थात 100 के अनुपात में उसकी कितनी मात्रा है, कितनी संख्या है, इसे हम प्रतिशत आवृत्ति वितरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगला है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी आवृत्ति वितरण। संचयी का अर्थ होता है एक साथ मिलाना। संचयी आवृत्ति वितरण में जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं तब उसमें फ्रीक्वेंसी में प्राप्त अंकों को नीचे से एक एक बार जोड़ जोड़ कर और उसको लिखते जाते हैं और तब उसकी संचयी आवृत्ति वितरण बन जाता है। और इसका स्वरूप जो है n जो या टोटल संख्या जो होती है वह उसके लास्ट संख्या के बराबर। और वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द्विचर आवृत्ति वितरण होता है, जिसमें दो चरों को एक साथ तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक जो है सैद्धांतिक बातें हो रही थी और गणित में स्टैटिस्टिक्स में सैद्धांतिक बातें तो रहती ही हैं। वास्तव में हम लोग का पर्पस इस पाठ को पढ़ाने का ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख जाए। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना सीखेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आवृत्ति वितरण तालिका में सजाकर, यहाँ एक अंकों की श्रेणी दी हुई है, अंक दिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के, और उन अंकों को सजाकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसके बारे में बताएं। आप देख रहे हैं ये अंक हैं 5, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 9, 10, 13, 14, 15, 11, 10, 8, 9, 7, 6, 10, 17, 19, 20, 24, 27, 35, 40, 39, 23, 27, 28, 36, 21, 17, 31। इन कुल अंकों की संख्या है टोटल 35। जब हम अंकों को गिनेंगे अंकों की टोटल संख्या है 35। ये आ गया 30। ये कुछ नहीं है, जितना अंकों को जो है अंकों की जितनी संख्या है 1, 2, 3 के क्रम में उसको जोड़कर लिखा गया है। प्रोसेस। अब हम प्रक्रिया को देखेंगे, इस प्रक्रिया द्वारा ये रॉ मटेरियल को आवृत्ति वितरण के रूप में सजाकर लिखा। ये रॉ मटेरियल हो गया, इससे हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर किसी रिसर्च से ये अंक हमें मिलते हैं, इसके आधार पर हम कुछ भी निष्कर्ष
नहीं निकाल सकते गणितीय रूप से, जब तक हम लोग इसको डेटा के रूप में सजाते नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि किन प्रक्रियाओं के द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट स्कोर निकालते हैं। जो इतने डाटा दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, महत्तम पॉइंट स्कोर अंक कौन सी है। इसमें आप देख रहे हैं पूरे में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है 40, यह इसका हाईएस्ट स्कोर हो गया 40। पहला स्टेप हुआ कि दिए गए आंकड़ों से हम सबसे बड़े अंक को चुनते हैं और वह आंकड़े का हाईएस्ट स्कोर। उसके बाद पूरे आंकड़े में सबसे छोटे अंक को चुनते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा है, आप देखेंगे इन आंकड़ों में सबसे छोटा अंक है 3, जिसे हम लोग लोएस्ट स्कोर या एलएस कहते हैं, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम अंक, और वह है यहाँ। सबसे पहले हम हाईएस्ट स्कोर चूज कर लिए, आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या को दे देना है और उसके बाद लोएस्ट स्कोर चुनते हैं, दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटे अंक को चुनते हैं। उसके बाद हम लोग रेंज निकालते हैं, परिसर। परिसर निकालने का तरीका है कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, अर्थात सबसे बड़े अंक से सबसे छोटे अंक को निकाल देते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की सीमा होती है। यहाँ रेंज या परिसर कितना होगा, 40 माइनस 3 37। तो हमारे जो भी दिया हुआ आंकड़ा है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेंज 37। अब इसके आधार पर हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जो हम वितरण बैठाएंगे या क्लास इंटरवल लेंगे, उनके बीच का अंतर कितना रखेंगे। सामान्यतः जब रेंज 50 के नीचे होता है हम लोग अंतर 5 का रखते हैं, 50 से ऊपर हो तो 10 का रखते हैं, 100 से ऊपर हो तो 15 का, 20 का, ऐसे ही बढ़ते चले। लेकिन अगर रेंज 50 तक है तो हम उसका जो क्लास इंटरवल का जो रेंज होता है या जो फैलाव होता है उसे हम 5 के आसपास रखते हैं। यह एक सुविधा के लिए होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो सीमा रखेंगे वह 5 लेंगे। अतः क्लास इंटरवल का अंतर 5 रखा जा सकता है। निश्चित है यहाँ हम लोग जो भी क्लास इंटरवल का अंतर रखेंगे वह 5 रखेंगे। यहाँ एक आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है कि 10 टॉप यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ। यह स्टैटिस्टिक्स का उपयोग है जो आपके विचारों को या जो आपके मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाएगा कि हमें गणित को भी उसे ही सीखना चाहिए जैसे साइकोलॉजी को। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ बना बनाया आपके पास टेबल है, मैं इसको समझाता हूँ, आप इसको समझेंगे। तो इसका जो हम लोग टेबल के फॉर्म में खींच लेंगे, कॉपी में बना लेंगे और सबसे पहला जो कॉलम होगा उसे हम क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल है। फिर दूसरे कॉलम में टैलीज मार्क है या मिलान चिन्ह जिसको कहते हैं, और तीसरा में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति चिन्ह। अब हम लोग सबसे पहले इसके आंकड़ों को देखें। इसमें हम चलते चले जाएं।
सबसे पहला है 5। अब हम वर्ग अंतराल का जो है सजा लेंगे। आप देखे थे सबसे छोटा अंक 3 था, यानी लोएस्ट सीमा, और सबसे बड़ा अंक 40 था। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन या वर्ग अंतराल होगा वह 3 से 40 के बीच ही होगा। न तो 40 से बाहर हो सकता है, न 3 से नीचे हो सकता है। सुविधा के लिए हम लोग इसलिए चूंकि 5-5 का हम अंतर रख रहे हैं, वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो 5-5 का है, हम यहाँ 3 से भी शुरू कर सकते हैं। 3 यहाँ लेंगे तो 5 अगर जोड़ते जाएंगे, आप देखेंगे 1 में जोड़े 5 6, 6 में 5 11, 11 में 5 16, 16 में 5 21, 21 में 5 26, 26 में 5 31, 32 5 36। ऐसा ही जो है इधर 5 10 15 20 25 30 35 40। तो एक सुविधा के लिए, क्योंकि 5 के अंतर को लिखने में सुविधा होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, बैठाने में भी अच्छा लगेगा, इसीलिए हम लोग 5-5 के अंतर पर 1 से मैंने शुरू किया। आप 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 3 से और 40 के बीच में ये पूरा जो है आंकड़ा आ जाए, क्योंकि उससे वो बाहर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सुविधा के लिए 1 से, अगर आप 3 से शुरू करेंगे तो फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 3 5 8 हो जाएगा, ऐसे ही करके 3 1 इधर कम रखते हैं, क्योंकि 1 की जो न्यूनतम सीमा है 0.5 होता है, और 5 की जो अधिकतम सीमा होती है वो 5.5 होता है। तो 4.5 और 5.5 जब देखेंगे, सॉरी 0.5 और 5.5 तो वह 5 के बराबर। तो व्यवहारिक रूप से ऊपर नीचे से ऊपर रखने पर जो है 5 का अंतर, ऐसे उससे 1 कम, यानी अगर ऐसे 5 का रखें तो उससे 1 कम रख लेते हैं तो हमारा टेबल बन जाता है। यह एक शॉर्टकट तरीका है बनाने का। अगर मान लीजिए कि आप 10 का अंतर रखना, इधर से 10-10 का अंतर और उससे 1 कम कर दीजिएगा। इधर 10 अगर है तो यहाँ 9, इधर से 10-10 का अंतर, 1 कम करके लिखते चले जाते हैं और हमारा टेबल बन जाता है। आप यहाँ देखेंगे 1 से 5 4 का अंतर है, 6 4 10, 4 11 15 4 16 20 4 21 25 4 26 30 4 31 35 4 36 40 4। ठीक है, ऐसे ऐसे सब में 5 का अंतर है। तो यह शॉर्टकट एक तरीका दिमाग में याद रखने के लिए आप रख लेंगे कि जब भी हम वर्ग अंतराल बनाते हैं तो जो भी हम अंतर रखते हैं कॉलम के रूप में, उस संख्या को जो है जोड़ते चले जाते हैं दोनों तरफ, लेकिन जब रो के रूप में आते हैं, क्षैतिज आते हैं, तो उससे 1 कम रखते हैं। तो मैंने 1 से शुरू किया तो यहाँ 1 5, 1 कम रखा 5, अब यहाँ से सीधे उससे 1 आगे 6, 4 जोड़ेंगे 10, यहाँ 11, 4 जोड़े 15, उसके बाद अगला अंक 16, 4 जोड़े 20, अगला अंक 21, 21 में 4 25, 25 में 1 जोड़े 26, 26 में 4 30, 30 में 1 21, 30 में 4 जोड़े 35, और 35 में अगला अंक 36, 36 में 4 40। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से 5-5 का अंतर। तो वर्ग अंतराल सबसे पहले हमने बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि इस सीमा के अंदर 1 से 5 के अंदर आंकड़ों में कितने अंक हैं, उसको हम लोग देखने। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले है 5, तो 5 को हम कहाँ बैठाएंगे? 5 स्वाभाविक है कि 1 से 5 के बीच में आएगा, तो पहला अंक 5 है, 1 से 5 के बीच में आया, तो यहाँ एक सीधी लाइन खींच देते हैं। उसके बाद है 3, 3 कहाँ आएगा? तो इसमें स्वाभाविक है कि 3 भी 1 से 5 के बीच में है, एक और लाइन खींच दिया उसके साथ। नीचे लाइन खींच दी। उसके बाद है 4, 4 कहाँ आएगा? तो 1 से 5 के बीच में आएगा। इसी तरह हम सारे अंकों को देखते जाएंगे, उधर से वहां से देखते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, जो जिस रेंज में आएगा उसको हम, उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 13 है, तो हम 13 को कहाँ लिखेंगे? स्वाभाविक है कि 13 जो है
11 से 15 के बीच में है, तो यहाँ एक लाइन खींच दी। इसी तरह एक-एक करके सारे अंकों को हम सीरियली देखते जाएँगे और वह अंक जिस लाइन में आएगा, जिस रेंज में आएगा वर्ग अंतराल के, उसके अंदर हम 4 का एक ग्रुप बनाते हैं और जब 4 खत्म हो जाता है तो जो 5वां अगर उसमें आता है तो उससे हम उसको काट कर एक 5 का ग्रुप बना देते हैं, 5 का एक समूह बन जाता है। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 ही, यानी जितना जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो भी अंक हैं 36 से 40 के बीच में मात्र 3 ही अंक है, 3 ही संख्या है। 31 से 35 के बीच में मात्र 2 संख्या है। 26 से 30 के बीच में 3 संख्या है। 21 से 25 के बीच में 3 संख्या है। 16 से 20 के बीच में गिन लेंगे कितनी संख्या है, 4 संख्या है। और 11 से 15 के बीच में 4 संख्या है। लेकिन नहीं देखिए 6 से 10 के बीच में 5, 5, 10 से 11 संख्या है और 1 से 5 के बीच में 3 संख्या। अब जो टैली मार्क्स में जो चिन्ह मिले, लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन खींच देते हैं और 4 तक खींचते हैं। 5वां अगर उस समूह में आता है उसको काट देते हैं तो 5 का ग्रुप बन जाता है। अब टैली मार्क्स में जितने चिन्ह आए हैं उन्हीं चिन्हों को हम गिन कर 1, 2, 3 यहाँ 3 लिख दिए, 1, 2 तो 2 लिख देते हैं, 1, 2, 3 तो 3 लिख दिए, गिन गिन के लिखते हैं। यहाँ देखेंगे 5, 5, 10 के 11 तो यहाँ 11 लिख दिए, 3 है तो यहाँ 3। अब टोटल को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा 35, क्योंकि हमारे पास आंकड़े भी 35 थे और वह जो रॉ मटेरियल था, कच्चा अंकों का समूह था, अब वह एक ग्रुप में बन गया है, वह एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का रूप धारण कर लिया है। अब इसके आधार पर आगे की बहुत सारी गणितीय प्रक्रियाओं को सांख्यिकी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जो जिसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना आसान है। गणितीय रूप से निष्कर्ष को प्रमाणित करना वैध होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का तरीका सीखा, जिसका आगे के स्टैटिस्टिक्स के क्लासों में सबसे ज़्यादा उपयोग। धन्यवाद।